नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आपको पता है कि एनटीपीसी की वैकेंसी तो जारी हो चुकी है, लेकिन पदों की संख्या काफ़ी कम है। जब पदों की संख्या कम होती है तो कट ऑफ ज़्यादा हाई जाने लग जाती है। ऐसा हम हमेशा देखते हैं अक्सर, और आजकल तो वैसे भी सभी एग्जाम की कट ऑफ हाई जाने लगी है। तो इसलिए आपको बड़ी रणनीति के साथ पढ़ना चाहिए कि कैसे पढ़ें ये एग्जाम क्रैक हो जाए। एनटीपीसी सबसे पहले सीबीटी 1 और उसके बाद सीबीटी 2, क्योंकि आपको इसमें फॉर्म अप्लाई करोगे तो फॉर्म भी दो ही अप्लाई होंगे एक साथ, क्योंकि विज्ञप्ति नंबर ही अलग अलग, एक है 05/2024, एक 06/2024, एक ग्रेजुएट की है एक अंडर ग्रेजुएट की है, तो फॉर्म ही अलग अलग अप्लाई होंगे। और आपके एग्जाम में सबसे पहले सीबीटी 1 होगा जो दोनों का कॉमन होगा, फिर सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 1 के बाद में जब आप सीबीटी 2 एग्जाम देंगे और उसके बाद में फाइनल लिस्ट आएगी और उस लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, तो आपको रणनीति समझनी चाहिए कि इतनी हाई कट ऑफ में हम किस प्रकार पढ़ें कि हम सीट आराम से क्लियर कर लें। तो इसलिए आपके कुछ सवाल होते हैं, उन सभी सवालों के मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा, जिनमें मुख्य रूप से सवाल ये है, कंपटीशन इतना ज्यादा क्यों हो गया है, बेसिक से हाई लेवल स्कोर कैसे करें, सफलता का मूल मंत्र क्या है और टाइम टेबल क्या रखना चाहिए, यही सवाल होते हैं कॉमनली। सबसे पहले ही क्वेश्चन है, कंपटीशन इतना ज्यादा क्यों है। कंपटीशन इसलिए ज्यादा है, एक तो वैकेंसी है जो काफी टाइम बाद आई है। ये वैकेंसी आपके 2000 पहले तो 2019 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद 2024 में वैकेंसी है एनटीपीसी की देखा जाए तो, और 2019 की वैकेंसी के बाद में उसका एग्जाम 2022 में हुआ था सीबीटी 2 का, लेकिन वो वैकेंसी 2019 की थी और अब 2024 में है, तो एक तो 5 साल का गैप पड़ गया। तो वैसे भी आपको नए कैंडिडेट इसमें ज़्यादा जुड़ गए हैं, 3 साल की छूट दे दी है, तो एज क्राइटेरिया 36 साल तक हो गया। और इससे भी बड़ा मामला है कि यहाँ पर जो ग्रेजुएट वाले हैं और अंडर ग्रेजुएट वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट तो लेवल 2 और 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 4, 5, 6 के लिए कौन कर सकते हैं, ग्रेजुएट वाले। ग्रेजुएट में बीटेक वाले भी आ गए हैं, बीएससी वाले भी आ गए हैं, बीकॉम वाले भी आ गए हैं, बीए वाले भी आ गए हैं। और अभी इन दिनों में आप देख रहे हो, इन दिनों क्या काफी टाइम हो गया, 5-6 साल हो गया, बीटेक के वे कैंडिडेट सबसे ज्यादा एसएससी की तरफ फोकस करता है। लेकिन जैसे ही एनटीपीसी आता है तो एनटीपीसी की तरफ भी रुक करता है, रुक नहीं भी करे तो फॉर्म अप्लाई कर देता है। अब उसका सिलेबस तो लगभग सेम है, मैथ वही आनी है, रीजनिंग वही आनी है, बात जीके और साइंस के ऊपर ही तो मामला बैठा है। उनके एसएससी में इंग्लिश आती है, इधर इंग्लिश नहीं है। और आजकल तो साइंस और जीके का भी वेटेज दे दिया एसएससी वालों ने उनके सीजीएल के टियर 2 में भी, इसलिए उनको भी वो सीरियस लेने लगे। सीरियस जितना ज्यादा लोगे कट ऑफ उतनी ज्यादा जाती है, क्योंकि कैंडिडेट जब तक उसका रिजल्ट वेटिंग होता है फॉर्म इधर का भी अप्लाई करता है। और आपको इस बीच एनटीपीसी की क्या रणनीति रहनी है कि आप आराम से इस सीट को निकाल सको, तो ये आपको बड़ा ध्यान देना है। कंपटीशन हर दिन बढ़ेगा, सीजीएल में बढ़ता है, एनटीपीसी में बढ़ता है, एएलपी में बढ़ता है, और हर एक एग्जाम के अंदर लगातार रूप से मेरिट हाई जाती है, कट ऑफ हाई जाती है। और उस हाई कट ऑफ को पार करना है तो आपको भी उस स्मार्ट रणनीति के साथ पढ़ना चाहिए, ताकि आप उस कट ऑफ को क्लियर कर सको। बेसिक से हाई लेवल स्कोर कैसे करें, सबसे मेन मामला ये, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ये हैं कि सर हम तो अब शुरू करेंगे पढ़ना, तो क्या हम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, ये एक तो प्रमुख सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि सर देखो कि मुझे मैथ कमजोर है, सर मेरी साइंस कमजोर है, तो मैं कैसे इसमें हाई स्कोर करूंगा। सबसे पहली बात तो है कि एग्जाम ये कब है ये देखा जाना जरूरी है। ये एग्जाम कब है, तो आपको ये मिलेगा, ये एग्जाम लगभग मार्च के आसपास होने की संभावना है। और ये भी मैं संभावना नहीं बता सकता हूँ, कंफर्म तो होता नहीं है, लेकिन मार्च से पहले की गुंजाइश नहीं के बराबर है। कैसे कि अभी आज चल रहा है सितंबर में कोई एग्जाम नहीं है रेलवे का, अक्टूबर में शुरू होगा या नवंबर में शुरू होगा। सबसे पहले एएलपी सीबीटी 1 होगा, फिर एएलपी का सीबीटी 2 होगा, फिर टेक्नीशियन का होगा, फिर आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, फिर जूनियर इंजीनियर सीबीटी 1, फिर पैरामेडिकल का, फिर एनटीपीसी का नंबर आएगा। तो मार्च तो महीना आएगा ही आएगा। जब बात मार्च की है तो आपको ये पता है कि आपके पास 6 माह तो सीधे सीधे पड़े हैं तैयारी के लिए। कितने महीने पड़े हैं भाई,
6 मंथ पढ़ें और 6 मंथ के अंदर कंपटीशन के अंदर आप बढ़िया तरीके से पढ़ के जीरो से हीरो की पोजीशन पा सकते हैं। लेकिन आपकी रणनीति बहुत अच्छी रहनी चाहिए, आपका स्टडी मटेरियल अच्छा रहना चाहिए, यानी कि आप जो बुक्स से पढ़ रहे हैं वो बुक्स का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए कि आप कौन सी किताबों से पढ़ रहे हैं, साथ में ही आप कहां से पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, किसकी गाइडेंस पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ महत्व है। यदि कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है तो इसका मतलब उसने पहले बेसिक तो क्लियर कर रखा है। जो बिल्कुल जीरो से कर रहा है वो तो सेल्फ स्टडी कर नहीं रहा, क्योंकि उसको तो हर बार हर एक चैप्टर में गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। और इसलिए आप इस 6 महीने को किस प्रकार पढ़ें कि बहुत शानदार स्कोर करें। इस 6 महीने में 4 माह का तो आप ये मान लो आप बेस तैयार कर रहे हो। 4 माह क्या तैयार कर लोगे? बेस यानी फाउंडेशन। और उसके बाद में आप टेस्ट, मॉक टेस्ट से स्कोर मारोगे और जितना ज्यादा लास्ट में टेस्ट दोगे उतना ही अच्छा स्कोर होगा। लेकिन टेस्ट में फायदा उन्हीं को होता है जिनका बेसिक्स बहुत अच्छा होता है। तो जल्दबाजी में कतई नहीं पढ़े, आराम से पढ़े, आपके पास समय है और समय का पूरा सदुपयोग करते हुए पढ़े। जल्दबाजी में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से और डिटेल में पढ़ना है। गहराई में जब तक चीजों को नहीं समझोगे तब तक दिक्कतें रहेगी। सफलता का मूल मंत्र 3 चीजें होती है। एक तो होती है आपके पास बुक्स कौन सी है, यानी कि स्टडी मटेरियल कौन सा है। स्टडी मटेरियल की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। आपके पास यदि सही स्टडी मटेरियल है, सही बुक्स है, सही नोट्स है, तो आपका सफल होना निश्चित रूप से। दूसरा, आपको एग्जाम से 2 महीने पहले मॉक टेस्ट तो जरूर देना चाहिए। एग्जाम से 2 महीने पहले मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपको बताएगा कि असल में आपकी पोजीशन क्या है। और तीसरा मामला है जो आपके कोचिंग होती है ना, ये कोचिंग चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो या सेल्फ करो, इसका काम केवल गाइडेंस का होता है। इसका काम केवल गाइडेंस का है। जैसे मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको क्या करूंगा, प्रतिशत बताऊंगा, तो प्रतिशत ऐसे निकालना है। और मैंने मान लो 4 सवाल करा दिए, लेकिन उसके बाद 30-40 सवाल आप ही को करना है ना। तो कोचिंग क्या होती है? केवल गाइडेंस। ये उनके लिए होती है जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं और उनके जैसे मैथ कमजोर है या साइंस कमजोर है या रीजनिंग कमजोर है, कोई भाग कमजोर होता है तो उसको करना पड़ता है। यदि किसी का सब कुछ ठीक है तो वो इसकी जगह सेल्फ स्टडी भी बेहतर विकल्प है। कोचिंग में भी एक सवाल आता है, सर ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें? वो दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो बच्चा ज्यादा पंक्चुअल है और वो जो सिंसियर बहुत अधिक है, उसके लिए तो ऑनलाइन ही फायदेमंद है, क्योंकि सारी क्लासरूम से तो लाइव हम देते हैं आपको। जो क्लासरूम में पढ़ाते हैं वो सारा का सारा लाइव जाता है। तो सिंसियर होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन कोर्स तो ले लिया, कोई बात नहीं, आज तो मैं बिजी हूँ, कल पढ़ लूंगा, फिर कहेंगे कल वाला ना इस एक सप्ताह के बाद में पढ़ लेंगे पूरा सप्ताह का। यदि ऐसा करेगा तो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, फिर वो लाइव पढ़ नहीं पाता है। लगभग 100 बच्चे कोर्स लेते हैं तो उसमें 20 बच्चे रेगुलर पढ़ पाते हैं। 80 की कंडीशन ये होती है। तो सिंसियरिटी है वो तो आपके ऑनलाइन भी अच्छा है, सिंसियरिटी में कमजोरी है तो ऑफलाइन उसको ज्वाइन करना चाहिए। बुक्स के बारे में भी थोड़ी देर में बता दूंगा कि बुक्स आपको वो लेनी चाहिए जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर हो, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, और आपको पता चल जाए कि रेलवे का पैटर्न क्या होता है, कैसा पैटर्न होता है और कैसे उसको एग्जाम को क्रैक करना है। क्योंकि यदि आपको सवालों का लेवल ही समझ में नहीं आएगा और जब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा फिजिक्स में न्यूमेरिकल किस डिटेल में पूछे जा रहे हैं, बायोलॉजी किस प्रकार पूछी जाती है, केमिस्ट्री में फैक्ट कैसे पूछे जाते हैं, जीके कैसी पूछी जाती है, और मैथ्स और रीजनिंग में कथन कारण वाला का रीजनिंग में क्या मामला रहता है, जब तक ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं देखोगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में है कि नहीं है। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आपको 100% करने ही करने चाहिए। तो ये आपको तीनों ही चीजें हैं जो मूल मंत्र के रूप में हैं। और टाइम टेबल क्या रखना चाहिए? अब मैं जो टाइम टेबल बता रहा हूं ये टाइम टेबल आपके केवल और केवल ध्यान रखना 2 महीने के लिए बता रहा हूं, शुरुआत के 2 महीने के लिए। शुरुआत के 2 महीने सितंबर और अक्टूबर के महीने के लिए हैं, जिसमें आपको सबसे ज्यादा फोकस करना मैथ पर। क्योंकि एक बार यदि मैथ पर फोकस हो गया और ये आपके कंट्रोल में हो गई मैथ,
तो अब आपके एग्जाम का कंट्रोल होने का चांसेस काफी ज्यादा हो जाएगा। मैथ्स कंट्रोल है तो एग्जाम पूरा कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि मैथ्स हाथों हाथ नहीं सीखी जाती, इसको सीखने में टाइम लगता है। शुरुआत में 6 घंटे पढ़ो, ये जो 6 घंटे लिखा है ये कोचिंग का, और यहाँ मतलब ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन में जो क्लास ले रहे हो उसका, और आप सेल्फ करो उसका, सबका मिला के टाइम टेबल बता रहा हूँ। 6 घंटे पढ़ना चाहिए। टोटल 6 घंटे पढ़ते हो तो शुरुआत के 30 दिन तक आपको डेली सुबह उठ के 1 घंटा कैलकुलेशन जरूर करनी चाहिए, आपकी मैथ शानदार और दमदार हो जाएगी। लेकिन कैलकुलेशन डेली उठ के गुणा और भाग जोड़ और बाकी करना आलस का काम सा लगता है, लेकिन इस आलस को त्यागोगे और कैलकुलेशन करोगे तो दिमाग आपका शार्प हो जाएगा, फिर आप मैथ में कहीं फंसोगे नहीं। और मैथ से आपकी एक बार मजबूत हो गई फिर आपको इस एग्जाम में बहुत ज्यादा डर है नहीं, क्योंकि जैसे ही आपका मैथ अच्छी होगी, रीजनिंग को मान के चलते हैं, रीजनिंग अच्छी होती है, सभी की होती है, रीजनिंग में कमजोर बच्चे बहुत कम मिलते हैं। आपको केवल लास्ट के 5 चैप्टर जो हैं, लास्ट के 5 चैप्टर ना, कथन कारण, कथन कार्रवाई, तर्क, अवधारणा, ये जो 5 चैप्टर हैं उन्हीं के ऊपर तो विशेष अलग से फोकस करना है, वो बाद में करना है, एक बार मैथ क्लियर हो जाए तो उसके बाद इन 5 चैप्टर पर अलग से फोकस करना, क्योंकि हर चैप्टर से एक सवाल पूछा जाता है और पांचों ही सवाल आप देख के लगता है यार ये सवाल बड़ा टिपिकल है, ये सवाल बड़ा टेढ़ा है, हो नहीं रहा, उत्तर भी कर दिया तो कंफर्म नहीं होगा सही है या गलत है। इसलिए ये जरूर आपको सुधारना चाहिए, लेकिन मैथ को एक बार सुधारे। उसके बाद जैसे आपके 2 महीने के लिए आपने जीके और जीएस को 2-2 घंटे का टाइम दिया, मान लो 1-1 घंटे तो ऑनलाइन क्लास ली, ऑफलाइन कोचिंग गए और 1-1 घंटा घर पे पढ़ा, हो गए 2 घंटे। अब इसमें 2 घंटे पढ़ा, अभी तक तो कोई दिक्कत है नहीं, शुरुआत के 2 महीने 2 महीने 3 महीने तक। उसके बाद जैसे ही मैथ कंप्लीट हो, ये आपका टाइम है ना मैथ वाला, सारा इधर शिफ्ट कर देना चाहिए, और इधर जो टाइम आएगा वो 2 या 3 घंटे आएगा जो मैथ की रेगुलर प्रैक्टिस का आएगा। मैथ की 2-3 घंटे प्रैक्टिस, रीजनिंग की 2-3 घंटे प्रैक्टिस, बाकी सारा टाइम इसको क्यों आएगा, क्योंकि ये भी तो 50 नंबर का है, ये 35 नंबर का, ये 35 नंबर का। मैं सीबीडी 2 की बात कर रहा हूं, 1 और 2 का सिलेबस तो सेम है, तो मैं बात 2 के हिसाब से करूं ना, क्योंकि 2 में 90 मिनट में 120 सवाल करने हैं और 1 में 90 मिनट में 100 ही सवाल करने हैं, तो 90 मिनट के अंदर 120 सवाल करने की रणनीति ही हमें तैयार करनी चाहिए, ताकि निश्चित रूप से आपके सीबीटी 1 में तो कोई दिक्कत हो ही ना। तो 2 के हिसाब से पूरा ध्यान रखना चाहिए। और ये 50 नंबर बहुत मायने रखते हैं। कट ऑफ जाती है लगभग 70 से 80 नंबर के बीच में, कुछ जगहों की कम चली गई हो जैसे 65-68, ज्यादातर की कट ऑफ है 70 से 80 नंबर के बीच में। और इस कट ऑफ को लाने के लिए भाई मेहनत तो आपको अव्वल दर्जे की करनी पड़ती है। 120 सवाल है, 100 मिनट का टाइम है, मैथ के 35 सवाल है, रीजनिंग के 35 है, टाइम कंज्यूम करते हैं ये सवाल। ये सवाल 50 सवाल है, टाइम कंज्यूम नहीं करते हैं, तो ये तो हमें ये भी सीखना जरूरी है। पहले एक बार मैथ ठीक हो गई, फिर इसको बहुत ज्यादा टाइम देना है। अब इस 50 सवाल आप करोगे ना, तो अभी आपको क्या है कि टाइम कंज्यूम नहीं होगा। अब मैंने करंट अफेयर का आगे क्रॉस क्यों लगाया, जीके, करंट अफेयर और साइंस तीनों पूछी जाती है। करंट अफेयर अभी नहीं पढ़ना, क्योंकि मैंने सितंबर अक्टूबर का कहा करंट अफेयर अभी मत पढ़ो, एएलपी के एग्जाम होने दो, उसके बाद आपका करंट शुरू करना है। पहले तो एएलपी का एग्जाम होगा, तो एएलपी में क्या आएगा, करंट अफेयर आएगा, आपको पता आइडिया और चल जाएगा किस प्रकार का पूछा जाता है। और जब एग्जाम शुरू होगा आपके, तो उसके काफी टाइम बाद है एग्जाम, तो अभी करंट अफेयर पढ़ोगे तो पुराना हो जाएगा, इतनी मेहनत करोगे, इसलिए ये करंट अफेयर आप थोड़ा बाद में पढ़ना, अभी इनको टाइम देना, यही टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा भी आपके कोई सवाल रहते तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अगले सेशन के अंदर उन सभी चीजों का आंसर कर दूंगा। कौटिल्य क्लासेज में रेलवे फाउंडेशन बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरफ से चल रहा है। 22 अगस्त को शुरू हुआ है, अभी 7-8 दिन हुआ, नया बैच है जिसमें ये आपके रेलवे का महापैक है। टोटल 600 लाइव क्लास चलेगी, 100 मॉक टेस्ट है जिसमें फुल मॉक टेस्ट और टॉपिक टेस्ट है, इसमें पीडीएफ और ई नोट्स है। यहाँ पर हम ऑफलाइन में एक स्टूडेंट को 22 बुकलेट प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन में मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस वाली बुकलेट है, प्रैक्टिस सेट है, वो अपलोड करते हैं ताकि वो प्रैक्टिस कर सकें। मॉक टेस्ट उसको निःशुल्क दे रहे हैं, पीडीएफ उनको दे रहे हैं, सारी क्लास लाइव है, लाइव होने के बाद में आपके ऐप में अवेलेबल रहती है। आप वीडियो को डाउनलोड करने की आपकी सुविधा होती है, लेकिन डाउनलोड होकर रहेगा ऐप में ही, मेमोरी में नहीं जाएगा।
ये ध्यान रखें भाई, ठीक है ना। तो रेलवे फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसको ज्वाइन करना कौटिल्य क्लासेस ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर लें। अब रही बात बुक की, रेलवे सक्सेस सीरीज नाम से ये 4 बुक्स है जिसमें प्रीवियस ईयर के सभी सवाल डिटेल्ड में है। अब आपको इसमें देखोगे तो सभी का मिलेगा, एलपी टेक्नीशियन का, जेई का, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ, इन सभी के सवाल मैथ के, रीजनिंग के, साइंस के और जीके के। मान लो मैं मैथ की बात करूं तो सभी जो एग्जाम के अंदर सवाल आए हैं मैथ्स के, उन सभी सवालों को सबसे पहले तो चैप्टर वाइज छांटा है, चैप्टर वाइज छांट के टाइप वाइज छांटा है, टाइप वाइज छांट के डिटेल सॉल्यूशन लिखा है। फिर कोई सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, उन सवाल को ज्यादा रिपीट को हटाए, उसमें जैसे एक ही सवाल 3 बार आ गया तो एक ही रखा, बाकी 2 हटा दिया, ताकि आपको सवाल भी मिल गया और एक ही प्रकार का सेम सवाल से इरिटेशन भी खत्म हो गई। उस प्रकार से रेलवे में जिस प्रकार के प्रीवियस ईयर के सवाल पूछे हुए हैं वो सारे सवाल इसके अंदर हैं, और इसको पढ़ लोगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा रेलवे की तैयारी किस दिशा में हो रही है और आपकी कैसी हो रही है, क्योंकि यही है पुराना पैटर्न। और यहां पर जो लास्ट में एनटीपीसी सीबीटी 2 वाले पेपर और उसके बाद में ग्रुप डी के पेपर 2022 के, वो सारे इसके अंदर शामिल है। और ये आपको मिलेगी कहां पर, फ्लिपकार्ट अमेजन पर तो मिलती है, लेकिन आपको सही तरीके से कौटिल्य क्लासेज ऐप पर मिलेगी, थोड़ी आपको बाकी की तुलना में सस्ती अवेलेबल होगी। तो कौटिल्य क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फ्री मॉक टेस्ट भी होता है, या आपको बुक भी अवेलेबल हो जाती है, डेली क्विज भी होती है, और यहीं आपकी ऑनलाइन क्लासें भी चलती है। तो अभी डाउनलोड कर लीजिए कौटिल्य क्लासेस ऐप को, और वहां पर भी आपको सारी चीजों की अपडेट मिलती रहती है। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में, और आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उन सभी सवालों का आंसर कर दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।